हम किस प्रकार का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चाहते हैं, जिस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर हत्या कर 100 में से 66 लोग बरी हो जाए, जिस सिस्टम के अंदर बलात्कार कर 100 में से 60 लोग बरी हो जाए, चोरी कर 100 में से 62 लोग बरी हो जाए, डकैती कर 100 में से 70 लोग बरी हो जाए, बाल अपराध कर 100 में से 62 लोग बरी हो जाए। दोष सिद्धि का प्रतिशत क्या है मान्यवर? कोई नहीं बोला। इतना सारा रिसर्च करते हैं तो इतना भी तो कर लेते और इसको स्पिरिट से रख देते। मान्यवर, हत्या के अंदर सिर्फ 44% लोगों को देश में हम सजा दिला पाते। मैं तो प्राइमरी कोर्ट की बात करता हूं, ऊपर जब जजमेंट आता है तब ये और गिरता है। मान्यवर, बलात्कार के अंदर 39%, चोरी के अंदर 38%, डकैती के अंदर 29% और बाल अपराध के अंदर 37% सिर्फ मात्र। क्या हम इसको बढ़ाना नहीं चाहते हैं? किसी ने इसका सजेशन नहीं दिया, कुछ अच्छे सुझाव देते कि भाई ये बढ़ाने के लिए ये जरूरी है, मगर इसमें इतना ध्यान रखिए, इसमें इतना सुधार करिए, तब तो चर्चा का स्तर ऊपर आया, मैं मान सकता था माननीय अध्यक्ष। मैं और देशों की भी बहुत सारी बातें हुई, उस देश के कानूनों का अध्ययन करे बगैर इसका रेफरेंस दिया गया है। हमारा कानून तो शक्ति के हिसाब से बच्चा है मान्यवर, इससे कठोरतम कानून दुनिया के देशों के अंदर बने हैं और वहां पर दोष सिद्धि का प्रतिशत देखें, दक्षिण अफ्रीका में 82%, यूनाइटेड किंगडम में 84%, कनाडा के अंदर 64%, ऑस्ट्रेलिया में 97% और अमेरिका में 93%। ये क्यों है? क्योंकि वहां प्रोसिक्यूशन एजेंसी को साइंटिफिक एविडेंस का आधार मिला हुआ है। साइंटिफिक एविडेंस, फोरेंसिक एविडेंस, इसके आधार पर प्रोसिक्यूशन एजेंसी आगे बढ़ती है, इसलिए अदालतों को सजा करना बहुत सरल हो जाता है और जो गुनहगार है उसको कानून की गिरफ्त से भागना बहुत कठिन हो जाता है। क्या हम हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को उस ओर मोड़ना नहीं चाहते? मोड़ना चाहिए या नहीं चाहिए? ये सदन के सामने ये बिल आया, इसलिए मैं पूछना चाहता हूं, क्या हम सिर्फ राजनीति की कोरी चिंता करेंगे? राजनीतिक चिंताओं का सम्मान है, आपकी शंकाओं का भी जवाब देने का मेरा दायित्व है और मैं दूंगा भी, परंतु आप में से कोई एक तो भला बोलता कि भैया ये जरूरी है मगर इतनी चिंता करिए। एक का मैंने सब भाषण धैर्य से सुने मान्यवर, कहीं पर भी कोई नहीं बोला। मान्यवर, ये बिल लाने का उद्देश्य दोष सिद्धि को बढ़ाना और साइंटिफिक एविडेंस को हमारी प्रोसिक्यूशन एजेंसियों को उपलब्ध कराना है। मान्यवर, एक देश में एक प्रथा होगी, लोकतंत्र में पक्ष और प्रतिपक्ष होना स्वाभाविक है, होना भी चाहिए। हम तो चाहते प्रतिपक्ष मजबूत हो, मगर जनता जो चाहती है वही यहां आता है। हम तो चाहते हैं प्रतिपक्ष मजबूत हो, परंतु अल्टीमेटली वो तो जनता को निर्णय करना है। मान्यवर, कोई भी सरकार बनती है वो विधि से स्थापित होती है। कोई भी सरकार जो बनती है वो विधि से स्थापित होती है और सरकार लोगों के मैंडेट का प्रतिनिधित्व करती है। सरकार की हर लेजिस्लेशन को, हर कानून को शंका की दृष्टि से देखकर एक शंका का गहरा बादल देश के विचारों के आकाश पर बना देना कितना उचित है। जन भावनाओं को गुमराह करना, शंकाओं के औथार के नीचे आप हर चीज को जनता के मन में भय उत्पन्न करना, ये कितना ठीक है मान्यवर? हमने कहीं ना कहीं इसका विचार करना पड़ेगा। ये सरकार कोई पार्टी नहीं बनाती है, पार्टी तो अपना एजेंडा लेकर जनता के सामने जाती है, जनता वोट करती है और उसमें से सरकार बनती है।
ये सरकार संविधान बनाता है, संविधान की धाराएं बनाती है, शपथ संविधान के लेने पड़ते हैं। तो सरकार के हर इंटेंट शंका खड़ी करना और शंका का एक बादल खड़ा कर लोगों को गुमराह करने का प्रयास मान्यवर लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। और मैं देख रहा हूं हर एक सरकार के कदम को राजनीतिक तराजू के अंदर ही तोला जाता है। हर एक सरकार के कदम को पक्ष और विपक्ष की भाषा में ही देखा जाता है। सरकार के हर उद्देश्य को इसका ये उपयोग हो जाएगा, उसका वो उपयोग। मैं समझ रहा हूं आपको शंका आना स्वाभाविक है, जब आप पावर में थे तब किया है दुरुपयोग, आपने किया है दुरुपयोग, मगर हम उनमें से नहीं है, नहीं है, निश्चित रूप से नहीं है। मैं बोलूंगा तो पसंद नहीं आएगा, कहेंगे पुरानी बात है। मैं बोलूंगा तो पसंद नहीं आएगा, आप तुरंत कहेंगे पुरानी बातें पुरानी ही है, क्योंकि आपकी सत्ता पुरानी हो गई, तो बात तो पुरानी ही आएगी। आज तो आप विपक्ष में बैठे हो मान्यवर, पर मैं इसमें जाना नहीं चाहता। कुछ सदस्यों ने ह्यूमन राइट की बात करी। मैंने कल भी लोकसभा में कहा था 2 दिन पहले कि मान्यवर ह्यूमन राइट के 2 पहलू होते हैं। मैं मानता हूं कि जिसको कानून पकड़ता है उसका भी ह्यूमन राइट है, उसका भी सम्मान होना चाहिए। परंतु उपसभापति महोदय, हत्या जिसकी होती है, जो घर निराधार हो जाता है, जो घर का एक ही कमाकर घर का पालन पोषण करने वाला व्यक्ति मर जाता है, उसके बाल बच्चों का भी कोई ह्यूमन राइट होता है या नहीं होता है? इसकी चिंता भी सदन ने करनी है या नहीं करनी है? ह्यूमन राइट कभी एक तरफा नहीं हो सकता। जब बम धमाके होते हैं, टेररिज्म फैलता है, हजारों लोग मारे जाते हैं, मरने वालों का भी ह्यूमन राइट है, सिर्फ टेररिस्टों का ह्यूमन राइट नहीं है। गुनाह के विक्टिम, उसका भी ह्यूमन राइट है, सिर्फ गुनहगार का ह्यूमन राइट नहीं है। अगर हम कानून बनाने वाली संस्थाएं ये दोनों ह्यूमन राइट के बीच में भले बुरे का अर्थ नहीं समझेगी, दोनों के बीच में संतुलन नहीं बनाएगी, तो हम किसको प्रोटेक्ट करना चाहते? जो लोग कानून के भरोसे अपना जीवन जीना चाहते हैं, जिनकी संख्या 97% से ज्यादा है, इसकी चिंता न करें। इसकी चिंता जरूर करनी चाहिए मान्यवर, आप लोगों को जिसकी चिंता करनी है करिए। हम तो वो 57% कानून के हिसाब से लोगों को, जीने वाले लोगों के ह्यूमन राइट की चिंता करने वाले हैं। क्या हम आगे बढ़ना नहीं चाहते मान्यवर? ये सदन ने भी ये सोचना पड़ेगा कि हम वही रहना चाहते हैं। सिर्फ राजनीति की गुल्ला डंडी खेलकर देश का विचार नहीं करेंगे हम। अरे बहुत सारी चीजें राजनीति के करने के लिए। मैं बंगाल आऊं चुनाव के लिए, तब कर लो भाई, कौन डरता है? कर लेंगे 2-2 हाथ, हम नहीं डरते। मगर जहां तक जनता के संरक्षण का सवाल है, उसकी सुरक्षा का सवाल है, पुलिस को ताकत देने का सवाल है, गुनहगारों को सजा कराने का सवाल है, मुझे लगता है मान्यवर इसमें किसी ने राजनीति नहीं करनी चाहिए। और ये जो बिल मैं लेकर आया हूं, ये एक अकेला हमारा प्रयास नहीं है मान्यवर। विगत 2.5 साल के अंदर ढेर सारी चीजें मोदी जी के स्मार्ट पुलिसिंग की व्याख्या को चरितार्थ करने के लिए गृह विभाग ने की है। मोदी जी ने जो व्याख्या की है, इसके 8 बिंदुओं पर गृह मंत्रालय काम कर रहा है। अगर ये बिल आइसोलेशन में आता है तो शंका और गहरी हो सकती है कि भाई चलो एक अकेले बिल से क्या होगा। ऐसा नहीं है, हम इसके लिए एक एनवायरनमेंट भी बनाए हैं और बहुत सारे प्रयासों में से ये बिल एक प्रयास आइसोलेशन में नहीं है। मान्यवर, हमने फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई है। क्यों बनाई है? फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी इसलिए बनाई है कि बहुत सारे रिपोर्टों के अंदर है कि 6 साल से ज्यादा सजा वाले सभी धाराओं के अंदर फॉरेंसिक एविडेंस को कंपलसरी करना चाहिए। कर तो दे, मगर ट्रेन मैन फोर्स कहां है भाई? हमारे पास तो इतना मानव संसाधन बल है ही नहीं। तो क्या करना? फॉरेंसिक साइंस को बढ़ावा नहीं देना, फॉरेंसिक एविडेंस को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो हमने
मोदी जी जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे, वहां गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई थी। यहां प्रधानमंत्री बनने के बाद 2020 में फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की हमने रचना की, जिससे वहां से जो विद्यार्थी निकलेंगे, बीएससी फॉरेंसिक साइंस, एमएससी फॉरेंसिक साइंस और इसके अंदर R&D करने वाले बच्चे भी निकलेंगे हर विधा के अंदर। मान्यवर, आज 2 साल के अंदर ये यूनिवर्सिटी ने 6 राज्यों में राज्य सरकारों के साथ एग्रीमेंट कर इस यूनिवर्सिटी से अटैच कैंपस और कॉलेज अलग अलग राज्य में खोले हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि कुछ ही सालों के अंदर ये यूनिवर्सिटी से और इसके संबंध कॉलेजों से अनेक विद्यार्थी बाहर आएंगे, जो फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र में देश को न केवल मजबूत करेंगे, देश का नाम दुनिया में रोशन करेंगे। मान्यवर, और ये फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के जो तज्ञ बाहर आएंगे, वो केस को सजा कराने के लिए, अपराधी को सजा कराने के लिए फॉरेंसिक साइंस के साइंटिफिक एविडेंस के बेस को मजबूत कर प्रोसिक्यूशन एजेंसी की मदद में रहेंगे। मान्यवर, ये हमारा आइसोलेशन में प्रयास नहीं है। हमने रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी बनाया। रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी भी 2020 में बनाया। और रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी के तहत जो बच्चे, कुछ बच्चे चाहते हैं बचपन से कि मैं डॉक्टर बनूं, कुछ वकील बनना चाहते हैं, कोई पत्रकार बनना चाहते हैं, कोई राजनीति में आना चाहते हैं। इस तरह से बहुत सारे बच्चों की मनसा होती है कि मैं रक्षा के क्षेत्र में काम करूं, मेरी कैरियर में रक्षा के क्षेत्र में बनाऊं। तो उनके लिए कोई स्पेशलाइज कोर्स ही नहीं है। वो तो बेचारा बीएससी करता है, बीए करता है, बीकॉम करता है, फिर एग्जाम देता है, शरीर तगड़ा है तो सिलेक्ट हो जाता है और फिर उसकी ट्रेनिंग होती है। तो क्यों नहीं ऐसी यूनिवर्सिटी बनाई जाए जो रक्षा के साथ जुड़े हुए सभी क्षेत्रों के अंदर एक स्पेशलाइज फोर्स खड़ा करे, एक एक्सपर्ट्स खड़ा करे। रक्षा के क्षेत्र के साथ बहुत सारी विधाएं जुड़ी हुई, तो इसके लिए, उसकी ट्रेनिंग के लिए, उसके स्पेसिफिक अध्ययन के लिए हमने रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी बनाया है मान्यवर। और रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी भी आने वाले दिनों में पूरे देश के अंदर अपने संबंध कॉलेजों को बढ़ाने वाली है। मान्यवर, नेक्स्ट जनरेशन क्राइम को हमने समझना भी पड़ेगा और उसके सर्कल को तोड़ना भी पड़ेगा। हम चाहते हैं कि पुलिस, देश की कानून प्रवर्तक एजेंसियां क्रिमिनल से 2 कदम आगे रहे, पुलिस से क्रिमिनल 2 कदम आगे न रहे। पुलिस को सुसज्ज करना पड़ेगा। आप ह्यूमन राइट, प्राइवेसी, ये सारी चीजों को कर पुलिस के हाथ में हथकड़ी लगा दोगे और उसको तैरने के लिए स्विमिंग पूल में डालोगे और कहोगे जाओ भैया गोल्ड मेडल लेकर आ जाओ, वो नहीं आ सकता। उसके हाथ को सशक्त करना पड़ेगा, उसके हाथ को मजबूत करना पड़ेगा, उसके हाथ में भी वेपन देना पड़ेगा। तो ये प्रयास पुलिस को सशक्त करना है, कानून प्रवर्तक एजेंसियों को सशक्त करने के लिए प्रयास है।